हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एसएस एंड वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि बीपीएससी 3.0 की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। और जैसा आपको पता है, उन्होंने 2 भर्ती कंप्लीट करवा दी हैं एंड पोस्टिंग भी दे दी है। तो इसका भी एग्ज़ाम वो मार्च में कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इस पर मैं एक पूरा स्ट्रेटजी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर वो स्ट्रेटजी वीडियो आपको लेना है या चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है। और जैसा कि आप DSSB को देख रहे हैं, बहुत ही जल्दी से अपनी सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। उन्होंने पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल दिया है और DLED को शायद इससे बाहर कर दिया गया है। तो इस पर भी मैं डिटेल में चर्चा करने वाली हूँ अपनी अगली वीडियो में। तो प्लीज़ उस वीडियो से आकर सब लोग जुड़ें और देखें क्या है क्या नहीं है, DLED वाले बाहर हुए हैं या नहीं है। तो ठीक है, तो इस बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अभी हम जो हमारी NCERT सीरीज चल रही है, तो वो मैं NCERT सीरीज में आज के टारगेट के हिसाब से, जो हमारा DSSB का टारगेट है, उस हिसाब से आज का मेरा ज्योग्राफी का 5th चैप्टर रीड करना है, 5th और 6th। तो मैं अभी आपको 5th चैप्टर रीड करवा रही हूँ। तो चलते हैं अपने 5th चैप्टर की ओर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। तो आज का चैप्टर है हमारा 5th, जो कि ये रहा, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। किस बारे में बात कर रहे हैं हम? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं। कौन से? पर्यावरण के कितने घटक? 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसें पाई जाती हैं। कहाँ पर? वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस भी पाई जाती हैं। पृथ्वी के पास बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। ठीक है। तो हमारे कौन कौन से मंडल? भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती हैं, जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित होता है। ठीक है। जीवमंडल एक समिति क्षेत्र है। जीवमंडल एक समिति क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एवं साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है। जो जीवमंडल है वहाँ पर स्थल, जल, हवा तीनों मिलते हैं, यानी कि हमारा भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल मिलकर क्या बनाता है? हमारा जीवमंडल बनाते हैं। ठीक है। शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर। जो लिथास है ग्रीक भाषा में, उसका अर्थ क्या है? पत्थर। लिथास का अर्थ क्या है? पत्थर। एटमास का अर्थ है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। ग्रीस भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, ध्यान रखेंगे। एटमॉस का अर्थ है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ है जल। ठीक है। बायोस का अर्थ होता है जीवन। बायोस का अर्थ जीवन होता है। ठीक है। भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। किसका बना होता है यह भूमंडल? भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपीय भाग कहते हैं। जो बड़ा स्थलीय भूभाग होता है उसे महाद्वीपीय भाग के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसन कहते हैं। मतलब भूभाग जहाँ हम रह सकते हैं उसे महाद्वीप कहते हैं और जलाशय जहाँ पर जल होता है उसको महासागरीय बेसन कहते हैं। ठीक है। 2 भाग ये हैं। ठीक है। ये भूमि वाले लैंड को हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय, और जल वाले को महासागरीय बेसन कहते हैं।
विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। गाइस ध्यान रखेंगे, ये हमारे टीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी जो महासागर आपस में हैं वो जुड़े होते हैं। तो चित्र को हम आगे दिखाएंगे। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं, ये हमें चित्र में देखना है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जाता है। जो समुद्री जल का तल है सभी जगह समान होता है। जो नीचे की तल होता है ना वो एक समान है। स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। किसको? तल को, समुद्री तल को शून्य माना जाता है, वहीं से स्थल की ऊंचाई को मापा जाता है। ये है मैप हमारा। ऐसे करेंगे, देखिए दिख रहा है आपको? ठीक है, एक मिनट, अब सही से दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हमारी गई है रेखा, कौन सी? 0 डिग्री विषुवत रेखा। ये हमारी कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है, तो ये हमारा ये महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, और ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है, ये यहाँ भी प्रशांत महासागर है, ये दक्षिण महासागर है। क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, तो यहाँ भी प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के इधर महासागर कौन सा? अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये हमारे महाद्वीप है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री SS&N वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सबको बता दूं एक जानकारी। सॉरी गाइस, वीडियो बीच में एक वीडियो चल गया था। तो सबसे पहले ये अफ्रीका महाद्वीप है। इससे हमारी तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी? कर्क, मकर और विषुवत। तीनों रेखाएं हमारे अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका ये वाला महाद्वीप, इससे हमारे विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो ऐसे करके आप सारे द्वीप यहाँ से देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है मैप, इसे देख लेंगे। और मैपिंग मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, मुश्किल से 5-5 मिनट की वीडियो होगी, उसमें हर चीज़ की मैपिंग करवा दूंगी। ठीक है, जैसे लाइक महासागर हैं, चोटियां हैं, दर्रे हैं और नदियां हैं, इन सब की मैपिंग करवाएंगे हम। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, समुद्र तल से। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है हमारा? माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त। तो विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का क्या है? मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? पहले ये पढ़ लेंगे। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले व्यक्ति थे? कौन से? देखो, न्यूजीलैंड के कौन थे? एडमंड हिलेर, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेर, भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेर और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की कौन थी? जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला बनी। जो जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। ये महिला थी, ये व्यक्ति थे। ठीक है, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला बने। भारत अगर पूछे भारत की पहली महिला तो बछेंद्री पाल थी। उन्होंने 23 मई 1948 को एवरेस्ट पर कदम रखा। सबसे पहली बात यह है, अगर व्यक्ति की पूछता है कि कौन से व्यक्ति थे, मैन थे, तो वो थे एडमंड हिलेर जो कि न्यूजीलैंड के थे, और भारत के थे अपने तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर चढ़े थे। और विश्व की पहली महिला तो वो कहाँ की थी? जापान की जुंको ताबेई थी। और अगर भारत की महिला पूछे तो वो बछेंद्री पाल थी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन कितने महाद्वीप हैं पृथ्वी पर? 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है। ये देखो, ये मैंने बताए थे। ये है देखो, एशिया,
यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एंड उत्तरी अमेरिका। और कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5 ऑस्ट्रेलिया, और एक और भी है हमारा, कहाँ है वो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। हाँ इधर ये है हमारा अंटार्कटिका एक, ठीक है। तो ये हमारे महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। तो इससे कौन सी रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है उसका ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और विषुवत रेखा। एशिया महाद्वीप से आपकी ये वाली रेखाएं गुजरती हैं, कर्क और मकर। एंड दक्षिण अमेरिका से विषुवत रेखा और मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया से केवल मकर रेखा गुजरती है, और उत्तरी अमेरिका से आपकी केवल मकर रेखा गुजरती है, और ऑस्ट्रेलिया से उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा, और इधर से ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिण और अंटार्कटिका इधर है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, जब मैपिंग कराएंगे तो मैं अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। ये सीरीज वाइज पूछता है तो ध्यान से देखना। सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। कितना भाग है? 1/3। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको मैंने पृथ्वी के बारे में डिटेल में पढ़ाया है, और उसमें मैंने बताया है कौन सा दक्षिणी गोलार्ध है, कौन सा पूर्वी, कौन सा पश्चिमी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, अभी बताया मैंने। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के जो पश्चिम है वहाँ पे कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाला कौन है? यूराल पर्वत है, ठीक है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। जो यूरोप और एशिया का संयुक्त भाग है उसे यूरेशिया कहते हैं, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। अब यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। जो यूरोप है वो एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम मैपिंग कर लेंगे, ठीक। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। जो आर्कटिक वृत्त है वो यूरोप से यही होकर गुजरता है। यह तीनों तरफ से किससे घिरा है? जल से घिरा है। विश्व के मानचित्रों को देखिए और इसकी स्थिति को पता लगाइए, ठीक है। हम अभी मैपिंग करेंगे, आपसे मैंने वादा किया है, मैं मैपिंग जरूर कराऊंगी। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद कौन सा है? पहले है हमारा एशिया, ठीक है, देन हमारा क्या आएगा? अफ्रीका, ठीक है। यह 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अफ्रीका की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा द्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा तीनों गुजरती है। कहाँ से? अफ्रीका से। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। ध्यान रखेंगे, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और वो कहाँ पे है? हमारा अफ्रीका में है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। यूरोप तीनों तरफ से घिरा है और ये चारों तरफ से घिरा है। विश्व के आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से ही गुजरती है। नील नदी कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका से। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन भागों से गुजरती है, वो मानचित्र से पता चलेगा। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? उत्तर अमेरिका। ध्यान रखेंगे, ठीक है, नोट्स में लिख लेंगे नंबर वाइज। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है। किससे? सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। ये देखो, ये एक सक्रिय स्थल है, यहाँ से जुड़ा है, जिसे क्या कहते हैं? पनामा जल संधि कहते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कौन सी जल संधि से जुड़ा है? पनामा जल संधि से जुड़ा है, ठीक है। ये देखिए, ये दिखाया है, पनामा जल संधि से जुड़ा है, ठीक है। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ये भी 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो हम मैपिंग करेंगे जब देखेंगे, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उसे दक्षिण अमेरिका कहा गया, ठीक है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं, उनकी स्थिति हम मैप से देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है एंडीज, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ध्यान रखना, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, ध्यान देना। इस द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, इस मतलब ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका, यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जो दक्षिणी ध्रुव है ना, वो इस महाद्वीप के बीच में ही स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। आर्कटिक हमारा द्वीप हमेशा मोटी बर्फ से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी जीवन, मानव निवास नहीं है, ठीक है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र हैं, मैत्री और भारती, ठीक है। मैत्री और भारती एक और केंद्र है जो अभी बंद हो गया है, तो उसका नाम आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, बताइए यहाँ पर, ठीक है। जल संधि का सकता जलमंडल के बारे में, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अभी हमने स्थलमंडल के बारे में पढ़ा, अब हम मतलब भूमंडल के बारे में। अब जलमंडल, पृथ्वी एक नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग में जल और 29% भाग में स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी, ध्यान रखना, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। जो हमारा जल है पृथ्वी में, तो वो 97% से अधिक जल कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। वह इतना अधिक खारा होता है महासागर कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी महासागरों में पाया जाता है और वो खारा होता है, ठीक है। और थोड़ी सी मात्रा में हमें अलवण जल मिलता है जिसे हम पी सकते हैं, तो वो हमें बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए हमें जल की कमी महसूस होती है, ठीक है। महासागर, और एक बात, जल हमारी पृथ्वी पे ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, जितना था उतना ही है, ठीक है। महासागर जलमंडल, अब महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। जो महासागर है वो जलमंडल का मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वारभाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। महासागर जल गतिशील है, तो उसमें गतिशील के लिए तरंगे, ज्वारभाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय गतियों के 3 प्रमुख घटक हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। यहाँ पे बड़े से छोटे के आकार में सीरीज वाइज दिया गया, लिख लेना। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर हमारा कैसा है? वृत्ताकार है, ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, जो कि हम चित्र में देख चुके हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति पता लगाइए मैप में, ठीक है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। कौन सा? अटलांटिक, ठीक है। अटलांटिक, ये प्रशांत है, और ये किस आकार में? एस आकार में है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर दक्षिणी अमेरिका, इसके पश्चिमी मतलब अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर कौन है? उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका। ये पूरा स्टेटमेंट लाइन बेस पूछ लिया जाता है। इसके लिए अगर हम ऐसे रटेंगे तो हमें रटना पड़ेगा, बार बार भूल जाएंगे, तो इसके लिए मैपिंग जरूरी है। तो मैपिंग हम इस लेसन की पूरे अच्छे से करवाऊंगी, जिससे हर स्टेटमेंट में बनने वाला क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। जो अफ्रीका अटलांटिक महासागर है उसकी जो तटरेखा है वो कैसी है? हमारी दंतुरित है। यह अनियमित एवं अदंतुरित
तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित करती है। ठीक है, ध्यान रखना। व्यापारियों की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम, अब हम हिंद महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम देश के नाम पर पड़ा है। ओनली हिंद महासागर यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दक्षिण महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है कौन, दक्षिण महासागर। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिससे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किससे जुड़ा है, प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हमें डिटेल में महासागरों की बताई गई है मैप से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको याद रहेगा कि कौन सा स्थान किस जगह पर है। ठीक है, अब पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी है। ठीक है, ये वन लाइन बहुत ही ध्यान से सुनना आप। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। वायुमंडल 16 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। कितने, 16 किलोमीटर तक। ध्यान रखेंगे, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधारों पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, मतलब पृथ्वी की सतह, ये हमारी अर्थ है, कहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ से शुरू करते हुए बांटा गया है। तो ये अर्थ है। अर्थ के बाद में सबसे पहले हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, नंबर 4 पे आयन मंडल, नंबर 5 पे बहिर्मंडल आता है। ठीक है, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। जो वायुमंडल है वो मुख्यतः हमारे कौन कौन सी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% पाई जाती है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन 78 यानी कि 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड 1% पाई जाती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड अद्यप बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। जो पृथ्वी की हीट होती है वो कौन अवशोषित करती है, हमारी कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक, किसके लिए, वृद्धि की आवश्यक होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की हीट यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, ये ध्यान देंगे। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जो घनत्व है वो समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। जो हमारा वायुमंडल का घनत्व है वो ऊंचाई के साथ भिन्न होता है और घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, समुद्री तल पर। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं यह घनत्व घटता जाता है। ठीक है, तेजी से। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होती है, मतलब जो पर्वत चढ़ते हैं उन्हें कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ क्या ले जाते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम देखो, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीवमंडल। ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल की पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है वायुमंडल। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ध्यान रखेंगे, वायु हमारी हाई
प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जो गतिशील वायु होती है उसे क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। अब हम जीवमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जीवमंडल स्थल जल, हवा, पानी के बीच की एक समिति भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हैं। ठीक है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल लायक नहीं रहता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। कौन सा तापमान? भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग में की आवश्यकता है। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझाती हूँ। जीवमंडल हमारे तीनों मंडल जैसे कि वायुमंडल, स्थलमंडल, भूमंडल के बीच का एक मंडल है, जैसे जीवमंडल कहते हैं, जहाँ पर हमारे जीव जंतु मनुष्य सभी रहते हैं और यहाँ पे उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ठीक है। जैसे प्राकृतिक चीज़ें हैं और मनुष्य की प्राकृतिक चीज़ें हैं, जल है, ये हमें सबको प्रभावित करती हैं। तो हमें इन सब की देखभाल करनी चाहिए। ये लास्ट में लाइन दी है कि जो भी हमें संसाधन दिए गए हैं उनका उपयोग हम सीमित मात्रा में करें, जिससे कि हमें आने वाले दिनों में कठिनाई का सामना ना करने पड़े। ठीक है। जैसे नदियों में गंदा जल ना करें, पौधों को ज़्यादा ना काटें। ठीक है। इन सब का हम ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।